Dear students, I am Professor C.P. Singh, Faculty of Law, University of Lucknow. I shall discuss in this lecture kinds of quasi-contract. यानी कौन से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं। सेक्शन 68 से 72 में 5 तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। पहला है सप्लाई ऑफ नेसेसरी टू पर्सन हु आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 68 संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को आवश्यकताओं की पूर्ति। सेकेंड 69 में है पेमेंट ऑफ एन इंटरेस्टेड पर्सन, हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भुगतान। थर्ड है नॉन ग्रेजुअस एक्ट सेक्शन 70, निःशुल्क न होने वाले कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति का दायित्व। 71 में है फाइंडर ऑफ गुड्स, पड़ा हुआ सामान पाने वाले व्यक्ति का दायित्व। एंड लास्ट है पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन। पेमेंट ऑफ मनी उत्पीड़न या भूल के अधीन जो है धन की अदायगी या सामान का वस्तुओं का परिधान सेक्शन 72 में है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं हमने पहले ही बताया आपको कि जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये क्रिएट होते हैं करार के अधीन न होकर के विधि के अधीन। तो इसी तरीके 5 प्रकार के रिकॉग्नाइज किए गए विधि के अधीन, और इनके अधीन केवल धन प्राप्त किया जाएगा, केवल पार्टिकुलर पर्सन के विरुद्ध होता है, सारे संसार के अधीन जो है ये नहीं होता है ये अधिकार। तो पहला है सप्लाई ऑफ नेसेसरी टू पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने में अक्षम व्यक्ति को आवश्यकताओं की पूर्ति। सेक्शन 68 कहती है इफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। कहने का मतलब है यदि किसी व्यक्ति ने किसी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट पर्सन को या उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन के उन व्यक्तियों को जिनका इनकॉम्पिटेंट पर्सन लीगली सपोर्ट करने के लिए बाउंड है उनको जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें सप्लाई की हैं तो उसकी प्रॉपर्टी से वो रीइंबर्स करा सकता है। 2 इलस्ट्रेशन सेक्शन में दिए हुए हैं। ए सप्लाइड टू बी अ लुनेटिक द नेसेसरी सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, in this case A is entitled to reimburse from beach property। A जो है एक लुनेटिक बी को जीवन के लिए जरूरी चीजें सप्लाई करता है। बी ने कभी नहीं कहा कि सप्लाई की, कोई ऑफर नहीं दिया है उसने, फिर भी उसने सप्लाई किया है जीवन के लिए जरूरी। तो बी जो है क्या कर सकता है, ए क्या कर सकता है, बी की प्रॉपर्टी से अपना जो कुछ खर्चा लगा है उसका रीइंबर्स करा सकता है। इसी तरीके से दूसरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है A supplied to wife and children of B a lunatic the necessary suitable to their condition in life। A ने जो है उस लुनेटिक की बी की बच्चों एवं पत्नी को जीवन के लिए जरूरी चीज़ें सप्लाई की हैं, बी की प्रॉपर्टी से ए उस रीइंबर्स करा सकता है। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहला है कि ये सेक्शन 68 वहीं लागू होगी जहाँ पर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को जीवन के लिए जरूरी चीजें सप्लाई की हों जो कॉन्ट्रैक्ट करने में इनकॉम्पिटेंट है, संविदा करने में असमर्थ को आवश्यक चीजें सप्लाई की हो एक व्यक्ति ने, ऐसे व्यक्ति को की गई हो ऐसे व्यक्ति को की गई जिनका पालन पोषण करने के लिए वो लीगली बाउंड है, वैध रूप से आबद्ध था। आप सप्लाई ऐसी चीजों की हो जो जीवन एवं स्थिति के लिए आवश्यक हो, जरूरी हो, अनिवार्य हो। और 4th है सप्लायर जो है किए गए खर्च की भरपाई ऐसे व्यक्ति की संपत्ति से करा सकता है। लास्ट है ऐसी भरपाई केवल संपत्ति से की जाती है, उसका कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता। आवश्यक वस्तुएं कौन सी हैं, ये हर केस में अलग अलग तथ्यों पर निर्भर करता है, क्योंकि हर अवयस्क का जीवन स्तर एक जैसा नहीं होता है। वैसे पालन पोषण, विवाह, आवश्यक मुकदमेबाजी या बाप की अंत्येष्टि क्रिया आदि पर किया गया खर्च आवश्यक वस्तु के अंतर्गत माना गया है।
दूसरा है पेमेंट बाय जो है इंटरेस्टेड पर्सन। सेक्शन 69 की लैंग्वेज इस तरीके से है, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू यू पे and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other। इसका एक उदाहरण सिंपल सा बता रहे हैं। सपोज कीजिए आप किराए के मकान में रहते हैं, मकान मालिक ने कहा है कि बिजली बिल हम देंगे या हाउस टैक्स हम देंगे। वो बिजली का बिल न देता है ना हाउस टैक्स देता है। नगर निगम वाले बिजली वाले आए हैं, कह रहे हैं जो है हम लाइन काट देंगे, पानी काट देंगे। अब आपको दिक्कत हो जाएगी ये सब, तो आप मकान मालिक ने कहा नहीं आपसे, मकान जिनका उन्होंने कहा नहीं है, फिर भी आप सारा पेमेंट जमा कर देते हैं। तो जो कुछ भी पे किया है आप मकान मालिक से जो किराया देते हैं उससे काट सकते हैं, रीइंबर्स करा सकते हैं। हाँ, इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो है, एक रजिस्ट्रेशन और बता दें। एक जमींदार है जिसकी कुछ जमीन बंगाल में है, उसने लीज पर बीज को दे रखा है। उस जमीन की मालगुजारी लैंड रेवेन्यू पे नहीं करता है। लैंड नीलाम होने जा रही है, एडवर्टीजमेंट हो गया नीलामी का। इस सेल का इफेक्ट क्या होगा? जो लीज पर बीज रखी है, ले रखी है, उसका लीज खत्म हो जाएगा, बेदखल हो जाएगा वो। तो बी ऐसी बेदखली से बचने के लिए ए पर बाकी मालगुजारी चुका देता है। अब बी जो है ना, जितनी मालगुजारी ए पर बकाया था लैंड रेवेन्यू वो चुका देता है। अब उसने कहा नहीं है ए ने कभी, लेकिन जो है ए से वो रीइंबर्स करा सकेगा। इसकी कुछ कंडीशन दी हुई हैं। पेमेंट करने के लिए बिल द्वारा डिफेंडेंट बाउंड हो, पेमेंट प्लेंटिफ ने किया हो, प्लेंटिफ का पेमेंट में इंटरेस्ट रहा हो, और पेमेंट किसी थर्ड पर्सन को गुड फेथ में किया गया हो, प्लेंटिफ रीइंबर्स कराने के लिए इंटाइटल है। इस पर एक केस और बता दें आपको। द पर्सन मेकिंग द पेमेंट मस्ट बी इंटरेस्टेड इन पेइंग द अमाउंट। इंटरेस्टेड पर्सन होना जरूरी है। जैसे तुलसा कुमार और जगेश्वर का केस है। एक ही कुछ प्रॉपर्टी रांगफुली कुड़क हो रही थी, अटैच हो रही थी, गवर्नमेंट का एरियर बकाया था, कुछ सरकारी ड्यूज बकाया थे, रेवेन्यू बकाया था, बी पर बकाया बी पर था, लेकिन गलती से एक ही जो है चीजें वो जो है अटैच होने जा रही थी। उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट से बचने के लिए ए ने जो है गवर्नमेंट ड्यूज जो बकाया थे वो सब पे कर दिया, पर करना बी को है। तो ये क्या है यहाँ पर, A was entitled to reimburse the amount from B as he was interested in paying the dues. Second एक illustration और दिया हुआ है। The person making the payment must not be legally bound to pay। खुद legally bound नहीं हो जिसने पे किया है, bound को दूसरा हो। The person must be legally bound to make the payment। वो खुद ही जो है बाउंड हो पेमेंट करने के लिए। जैसे ए वाज द ओनर ऑफ वेयर हाउस, एक स्टोर का ए मालिक था। बी इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स एंड केप्ट देम इन एज वेयर हाउस विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटीज फॉर गुड्स इंपोर्टेड। बी ने वो माल जो है बी के स्टोर हाउस में रख दिया, लेकिन जो है कस्टम ड्यूटी चुकाए बगैर ही। द गुड्स वर स्टोलन विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ ए। और उसने जो है कुछ चीजें जो सब वो थी एक उसमें रख दिया। द सर्टेन अथॉरिटीज मेड ए डिमांड ऑफ ए फॉर द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज व्हेन ए पेड। कस्टम ड्यूटी मांगी गई तो ए ने पे कर दिया जहाँ सामान रखा था। इट वाज ए वाज इंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी। ए बी से वो जो है प्राप्त कर सकेगा जो उसने पे किया है, पे किसी और करना था पर उसने दिया है। नेक्स्ट है द पेमेंट मस्ट नॉट बी मेड टू सेल्फ। पेमेंट खुद के लिए न किया गया हो, यानी खुद कर लिया हो, किसी और के लिए किया गया हो। जैसे एक केस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वर्सेस फर्नांडीज 1997 का केस था।
एक जमींदार था और उसने अपनी लैंड लीज पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, मद्रास गवर्नमेंट को दे रखा था। ए ने रेवेन्यू पे नहीं किया सरकार का। आज सच हिज लैंड वाज एडवर्टाइज फॉर सेल, उसकी लैंड बेचने के लिए एडवर्टाइज हो गई। इन ऑर्डर टू सर्व द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग सोल्ड, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेड पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यूज। इट वाज हेल्ड दैट द गवर्नमेंट वाज entitled to money from A. It was merely a transfer of property from one head to another within the government and not the actual payment to some other person. इसमें कहा गया though it was done to save the property from being, इसमें जो है क्या हुआ, एक जमींदार ने लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड लीज पर दी थी, रेवेन्यू पे नहीं हुआ, जमींदार ने पे नहीं किया, उससे बचने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नीलामी से बचने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो पैसा बकाया था वहाँ जो है जमा कर दिया। तो यहाँ पर ये माना गया कि जो है वो इंटरेस्टेड पर्सन था, इसलिए जो है वो भुगतान करने के लिए बाउंड था। फिर है थर्ड है नॉन ग्रेसुअस एक्ट, निःशुल्क न होने वाले कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति का दायित्व। सेक्शन 70 में है non-gratuitous act means the acts which are not done free. In other words, the acts which are done with the intention of being paid are the non-gratuitous acts. Sometimes the person does some act or delivers something to another person with the intention of receiving payment for the same. In such cases, the other person is bound to pay the payment if he accepts such services or goods, enjoy their benefits. Section 70 में कहा गया है where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do so graciously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the farmer in respect of or the restore the things so done, so delivered. जैसे इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं सेक्शन 70 की। किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य किया हो या कोई वस्तु डिलीवर की हो, ऐसा कार्य या परिधान लीगली किया गया हो, डिलीवर लीगली हो, ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति का आशय निःशुल्क कार्य करने का न हो रहा हो, तब अन्य व्यक्ति ने जिसने उसका फायदा उठाया है तो वादी से मुआवजा या वस्तुओं को वापस लेने का हकदार होगा। जैसे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक व्यापारी है, कुछ माल बी के घर पर भूल से छोड़ आता है, बी उस माल को अपना समझ करके उपयोग कर लेता है, बी उस माल के लिए ए का भुगतान करने के लिए बाउंड है। बी की संपत्ति को ए आग से बुझाता है, यदि परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि ए का आशय निःशुल्क कार्य करने का नहीं था तो बी से वो कंपेंसेशन प्राप्त करने के लिए इंटाइटल है। इस पर एक केस है, दामोदर मुदालिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1894 का इंग्लिश केस है। सरकार ने एक तालाब की मरम्मत कराई थी, उस निकले हुए पानी से गांव के 11 गांव के लोगों ने सिंचाई की। सरकार ने इरिगेशन टैक्स लगा दिया जमींदारों पर, सिंचाई शुल्क, और क्योंकि उन लोगों ने उस खेत से सिंचाई की थी। पर जो है परिस्थितियों से साबित था कि सरकार का इंटेंशन कार्य जो है सही निःशुल्क कार्य करने का नहीं था। ये डिसाइड हुआ फायदा उठाने वाले व्यक्ति जो है तालाब की मरम्मत में आए खर्च में अपने हिस्से का खर्च देने के लिए लायबल है। फिर जो है एक केस और है, इसी कंडीशन ये हैं, द पर्सन मस्ट लॉफुली डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर समथिंग टू हिम, द पर्सन मस्ट नॉट इंटेंड टू एक्ट ग्रेसियसली। थर्ड है, द अदर पर्सन मस्ट वॉलंटरली एक्सेप्ट द एक्ट आर गुड एंड ही मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट देयरऑफ। तो ये कुछ जो है नेक्स्ट है, चौथा है, पड़ा हुआ माल पाने वाले व्यक्ति का दायित्व।
देखो, कोई चीज़ पड़ी हुई है, जब तक आप कस्टडी में नहीं लेते हैं वो पड़ी रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं। जैसे ही आप पिकअप कर देंगे आपकी वही लायबिलिटी हो जाएगी। तो बेली की होती है, बेली की जो ड्यूटी 151 से 163 में बताई गई हैं वो हो जाएंगी। यानी उस रीजनेबल ड्यूटी जो है केयर करने की, जो है सही यूज करने की ड्यूटी, वापस करने की ड्यूटी, और बेल्ड की गई वस्तुओं में हुई बढ़ोतरी या लाभ प्रदान करने का कर्तव्य। इस तरीके से 5-6 जो है ड्यूटी जो बेली की होती हैं वो सारी ड्यूटी जो है पड़ा हुआ माल पाने वाले व्यक्ति की हो जाती हैं। और लास्ट में है भूल या उत्पीड़न के धन के अधीन जो है धन का भुगतान। सेक्शन 72 में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को भूल से या उत्पीड़न के अधीन कोई धन दिया गया है या वस्तुएं दी गई हैं, ऐसे व्यक्ति को ऐसा धन वस्तुएं लौटानी होगी। उदाहरण ए, बी और सी ने संयुक्त रूप से 100 रुपए जो है एक को उधार दिए हैं, और ए बी सी को जो है से सी को 100 रुपए का उधार देनदार है। अकेला ए ही सी को रकम दे देता है, बी को मालूम नहीं है, बी भी सी को 100 रुपया देता है और सी को भी जो है 100 रुपया देता है। यहाँ 5 तो ये अब जो है क्या है, यहाँ पर जो है वो लौटाने के लिए जो 100 रुपया तीनों ने दे दिया है वो बाध्य है। उसे ये नहीं कह सकता हमने कब कहा था कि जो है वो आप हमको लौटाए। बी ने सी ने जो गलती से दिया है उनको लौटाने के लिए बाध्य है। लक्ष्मण प्रसाद एंड सन्स और एस.बी. कमल भाई AIR 1960 के केस में विक्रेता ने क्रेता से मिसरिप्रेजेंट किया था कि उसके द्वारा बताया गया कार का मूल्य कंट्रोल रूम से कम है। बायर ने कार खरीदा, बाद में पता लगाने पर मालूम हुआ कि चुका गया मूल्य कंट्रोल मूल्य से अधिक था। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 5 ग्राउंड हैं इनमें जो है सेक्शन 68 से 72 में क्वासी कंट्रैक्ट की विवेचना की गई है। धन्यवाद।